नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने सच में भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ये सिर्फ एक दर्दनाक हादसा नहीं था, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक घटनाक्रम की गहराई में चलते हैं। बात शुरू करते हैं साल 2013 से। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने जलियांवाला बाग की विजिटर्स बुक में एक बहुत बड़ी बात लिखी थी। उन्होंने लिखा, ब्रिटिश इतिहास की एक शर्मनाक घटना थी। अब सोचिए, करीब एक सदी बीत जाने के बाद भी इस घटना की गूंज दुनिया भर में कितनी साफ सुनाई देती है। ये कोट अपने आप में इस बात का सबूत है कि आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसकी गंभीरता कितनी ज्यादा है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध और रॉलेट एक्ट की। देखिए, इस पूरी त्रासदी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और उस समय के माहौल को समझना होगा। आपको शायद अंदाजा ना हो, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से करीब 13 लाख भारतीय सैनिकों और सेवकों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। इनमें से 43,000 जवान तो शहीद भी हुए। अब इस भारी योगदान के बाद भारतीय जनता और नेताओं को पूरी उम्मीद थी कि भाई अब तो युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार का रवैया हमारे प्रति थोड़ा नरम होगा। लेकिन हुआ क्या? इसके बिल्कुल उलट। उन्हें मिले मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार और पहले से भी कहीं ज्यादा सख्त पाबंदियां। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ा। युद्ध के दौरान ही 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत प्रतिरक्षा विधान लागू कर दिया गया था। फिर 1918 में सिडनी रॉलेट नाम के एक ब्रिटिश जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और इसी कमेटी की सिफारिशों पर 1919 में कुख्यात रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। असल में ये आज़ादी के लिए उठ रही आवाज़ों को कुचलने के लिए लाया गया एक काला कानून था। ये कानून कितना खौफनाक था, जरा इसे समझते हैं। प्रेस पर पूरी तरह सेंसरशिप, बिना वारंट के किसी की भी गिरफ्तारी, बिना मुकदमे के सीधे जेल, और वो भी बंद कमरों में गुप्त ट्रिब्यूनल के जरिए जहां कोई जवाबदेही नहीं थी। मतलब किसी भी भारतीय को कभी भी उठाकर जेल में डाला जा सकता था। इसके खिलाफ तो पूरे देश में गुस्सा फूटना ही था। दक्षिण अफ्रीका से लौट चुके महात्मा गांधी जी के आह्वान पर लोगों ने कड़ा विरोध शुरू किया, गिरफ्तारियां दी और देखते ही देखते देश भर में संचार सेवाएं ठप कर दी गईं। और अब हम आते हैं 13 अप्रैल 1919 के उस निर्णायक दिन पर, जिसके इर्द गिर्द हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण घूमता है। लेकिन रुकिए, 13 अप्रैल से ठीक 3 दिन पहले 10 अप्रैल को हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे। हुआ ये था कि आंदोलन के 2 बड़े नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अचानक गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दे दी गई। जब भीड़ ने शांतिपूर्वक उनकी रिहाई की मांग की तो ब्रिटिश सैनिकों ने सीधे उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद दंगे भड़क उठे, जिनमें 5 यूरोपीय नागरिकों और लगभग 20 भारतीयों की जान चली गई। इससे घबराकर अंग्रेजों ने पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में मार्शल लॉ लगा दिया। फिर आता है वो मनहूस दिन 13 अप्रैल। पंजाब में ये बैसाखी का बहुत ही पवित्र त्योहार होता है, और ये सिर्फ फसलों का त्योहार नहीं है, बल्कि इसी दिन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी खुशी में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में 5,000 से ज्यादा लोग जमा थे। इनमें आदमी, औरतें और छोटे छोटे बच्चे तक शामिल थे। ये लोग एक शांतिपूर्ण सभा और मेले के लिए इकट्ठे हुए थे। बाहर के गांव से आए इन हजारों भोले भाले लोगों को शहर में लगे कर्फ्यू और मार्शल लॉ का कोई अंदाजा ही नहीं था। और तभी वहां एंट्री होती है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की, जो 90 हथियारबंद ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उसने बाग से बाहर निकलने का जो एकमात्र संकरा रास्ता था उसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, और फिर बिना किसी को कोई चेतावनी दिए उस निहत्थी और शांत भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। पूरे 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग होती रही। कुल 1650 राउंड गोलियां चलीं, और ये गोलियां तब तक नहीं रुकीं जब तक कि सैनिकों की राइफलों की गोलियां पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई। अब यहां सबसे खौफनाक बात यह है कि उस मैदान के चारों ओर ऊंचे ऊंचे मकान और दीवारें थीं। जान बचाने के लिए भाग रहे लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। मैदान के बीच में एक कुआं था, और लोग गोलियों से बचने के लिए उसी कुएं में कूदने लगे। सोचिए, बाद में सिर्फ उस एक कुएं से 120 शव निकाले गए। और तो और मार्शल लॉ की वजह से शहर में ऐसा सख्त कर्फ्यू था कि जो लोग घायल हुए उन्हें कोई मेडिकल हेल्प तक नहीं मिल पाई। वो बिना इलाज के वहीं तड़प तड़प कर मर गए। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद हताहतों की संख्या और जो हंटर कमीशन बना, अब जरा उस पर एक नजर डालते हैं।
अगर हम मौतों का आंकड़ा देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड्स ने सिर्फ 379 लोगों के मारे जाने की बात मानी, लेकिन एक बात पे गौर कीजिएगा, इसमें भी उन्होंने ये माना कि मरने वालों में 41 छोटे लड़के और एक 6 हफ्ते का नवजात बच्चा भी शामिल था। जबकि दूसरी तरफ पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कमेटी और तत्कालीन सिविल सर्जनों के आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 1300 से 1800 के बीच थी और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और इस सब के बाद ब्रिटिश प्रशासन की बेशर्मी देखिए। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को बाकायदा एक टेलीग्राम भेजा और लिखा, तुम्हारा कदम सही था, मैं तुम्हारे निर्णय का अनुमोदन करता हूं। इस एक संदेश ने भारतीयों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। यह किसी जले पर नमक छिड़कने जैसा था, जिसने पूरे देश में आग में घी का काम किया। जब पूरी दुनिया में इस अमानवीय घटना की थू-थू हुई, तब कहीं जाकर दबाव में ब्रिटिश सरकार ने 1919 के आखिर में हंटर कमीशन का गठन किया। इस कमीशन के सामने डायर ने यह बात बिल्कुल बेशर्मी से कबूल की कि वो तो गोली चलाने का ही मन बनाकर गया था। यहां तक कि वो अपने साथ 2 तोपें भी ले गया था, जो सिर्फ उस संकरे रास्ते की वजह से अंदर नहीं जा सकी। इसके बाद ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उसकी निंदा जरूर हुई, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसकी तारीफ में प्रस्ताव पास कर दिया। खैर, भारी दबाव के चलते 1920 में उसे इस्तीफा देकर वापस ब्रिटेन लौटना ही पड़ा। अब बात करते हैं इस घटना के उस प्रभाव की जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल दी। इस एक घटना का जो राष्ट्रव्यापी असर हुआ वो वाकई अभूतपूर्व था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने गहरे दुख और विरोध में अपनी प्रतिष्ठित नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। पंजाब, जो शायद अब तक मुख्य राष्ट्रीय आंदोलन से थोड़ा सा अलग था, वो भी अब पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई की मुख्य धारा में कूद पड़ा। लोगों का अंग्रेजों के तथाकथित न्याय से पूरी तरह भरोसा उठ चुका था और इसी सब का नतीजा था कि महात्मा गांधी ने 1920 में पूरे देश को एकजुट करते हुए असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐतिहासिक प्रतिघात की। इस घटना ने पूरे देश को तो जगाया ही, लेकिन युवाओं पर इसका क्या असर हुआ, ये जानना बहुत दिलचस्प है। एक किस्सा है भगत सिंह का। जब ये नरसंहार हुआ तब भगत सिंह की उम्र महज 12 साल थी। खबर सुनते ही वो लड़का अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर सीधा जलियांवाला बाग पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने खून से सनी उस मिट्टी को उठाया और अपने माथे से लगा लिया। सोचिए, इस एक दृश्य ने उस युवा के मन पर इतना गहरा असर डाला कि वहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन की मजबूत नींव पड़ गई। और ऐसी ही एक दूसरी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है उद्धम सिंह की। वो उस दिन उसी बाग में मौजूद थे और गोली लगने से घायल भी हुए थे। उन्होंने तभी के तभी वहां बदला लेने की कसम खा ली थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, घटना के पूरे 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि यहां यह भी स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने इस हत्या की कड़ी निंदा की थी। बाद में जुलाई 1940 में उद्धम सिंह को फांसी दे दी गई। चलिए, अब इतिहास के पन्नों से निकलकर आज के दौर में आते हैं और जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के बारे में बात करते हैं। आज जलियांवाला बाग एक संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक है। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया था। फिर चंदा इकट्ठा किया गया और 1923 में यह जमीन खरीदी गई। अमेरिकी आर्किटेक्ट बेंजामिन पोल्क ने इस स्मारक को डिजाइन किया था और 13 अप्रैल 1961 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन किया। अगर आप आज भी वहां जाएं तो आपको उन दीवारों पर गोलियों के निशान और वो शहीदी कुआं बिल्कुल उसी तरह संरक्षित मिलेगा। इसके बाद साल 2019 में जब इस त्रासदी के पूरे 100 साल मुकम्मल हुए तो संसद में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक पेश किया गया। तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा लाए गए इस बिल का सीधा सा मकसद था स्मारक के प्रशासन को फिर से व्यवस्थित करना, ताकि इसे किसी भी राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखा जा सके। अब अगर इस नए एक्ट के प्रावधानों को देखें तो ये बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे सिस्टम को समय के साथ अपडेट किया गया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष को स्थायी ट्रस्टी के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल किया गया। अब इसमें व्यक्ति विशेष की बजाय संवैधानिक पदों पर बैठे लोग होते हैं जो हर 5 साल में रोटेट होते हैं। और सबसे अहम बात, इस नए ढांचे में उन शहीदों के परिवारों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने अपनों को खोया था। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जरा सोचिए, कैसे महज 10 मिनट की एक हिंसक त्रासदी, कैसे एक पल का वो भयानक दर्द किसी एक पूरे राष्ट्र की नियति और उसके इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख सकता है।
13 अप्रैल 1919 कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि ये वो आग है जिसने भारत की मुकम्मल आज़ादी की इबारत लिखी। इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर।